नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम लोग कन्फेशन ख़त्म कर चुके थे। अब हमारी बारी आती है डाइंग डिक्लेरेशन की, यानी कि सेक्शन 32(1) की। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन बेयर एक्ट में कहीं ये 32(1) जो सेक्शन है इसमें डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है, कोई डेफिनेशन नहीं है बेयर एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन की। लेकिन ये तो केसेस की मदद से डाइंग डिक्लेरेशन वर्ड आ चुका है और बोला यही जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32(1) है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 32(1) एग्जैक्टली बात क्या करता है। ठीक है, तो अब सेक्शन 32(1) में 2 पैरा है। तो पहला पैरा क्या बताता है कि कौन से स्टेटमेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन होंगे, कौन से स्टेटमेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन होंगे ये बताता है पहला पैरा। और सेकंड पैरा क्या बताता है कि कौन से लोग डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हैं, एलिजिबल होंगे, कब डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। बेसिकली ये बताता है सेकंड पैरा। पहला पैरा क्या बोलता है कि कौन से स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होंगे, और सेकंड पैरा बोलता है कि कौन डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। ये बात करते हैं दोनों पैरा, एक एक पैरा पे हम लोग एक एक करके आते हैं। तो पहला पैरा क्या बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी आदमी के मौत का कारण बताए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी आदमी के मौत का कारण बताए, या फिर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन बताए जो कि उस आदमी की मौत से रिलेटेड हो, वो सारे स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे, वो सारे स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे या फिर डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। ठीक है, अब कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी ए, ठीक है, ए एक आदमी है, वो कहीं पर जा रहा है, उतने में एक आदमी आता है बिल्कुल खून से सना हुआ बी। ठीक है, बी एक आदमी आता है बिल्कुल खून से सना हुआ, आता है, उसकी गोदी में आके गिर जाता है वो, या फिर उसको चक्कर आ जाता है, उसके पास आके गिर जाता है। अब ए उसके पास जाता है तो बी बोलता है ऐसे बिल्कुल आखिरी एंडिंग जो आपने अगर धमाल पिक्चर देखी होगी, वो लास्ट में वो जो बिल्कुल लास्ट वाले शब्द नहीं होते उसके, वो बोलता है बी कि मुझे सी ने मुझे मारा है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है ना, ये डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, अपनी मौत का कारण बताया कि मेरी मौत कैसे हुई है। सबसे पहले अब हमको समझना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट दे कैसे सकता है कोई आदमी, मतलब आप तो यही सोच रहे होगे ना कि स्टेटमेंट यानी कि या तो मतलब कैसे क्या है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा कहीं पे, या फिर मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो कैमरा के थ्रू, कैसे, मतलब क्या स्टेटमेंट है क्या एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, वर्बली हो सकता है, रिटन हो सकता है, साइन के थ्रू भी हो सकता है। यह मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे हो सकता है। लेकिन वर्बली, रिटन मतलब कैसा भी एक स्टेटमेंट हो जो कि किसी आदमी का कारण बता रहा हो, मौत का कारण बता रहा हो, या फिर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन बता रहा हो जिससे उसकी मौत हुई। अब ट्रांजैक्शन कैसे, एक केस है पकाला नारायण स्वामी वाला एक केस है। उसमें क्या हुआ था कि एक आदमी ने एक आदमी को 3,000 रुपये कुछ उधार दिए थे। तब वो जिसको उधार दिए थे उसने बोला कि भाई यहाँ पर आ जाओ तुम, मैं तुमको दे दूँगा। तो वो जो आदमी है वो अपनी बीवी को बोलता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। आदमी अपनी बीवी को बोलता है कि मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ उस जगह पर। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद उस आदमी की जो पैसे लेने गया होता है उसकी लाश मिलती है, मतलब बॉडी कटी हुई मिलती है उसको। तो वो जो आदमी ने शब्द बोले थे अपनी बीवी को लास्ट में कि मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ, मतलब उसने एक ट्रांजैक्शन बताया, मौत से पहले का ट्रांजैक्शन बताया उसने, तो ये भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजैक्शन का तो बता ही दिया मैंने, अब एक स्टेटमेंट का अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक केस था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। उसमें क्या हुआ था कि एक लड़की थी, उसका ये यहाँ पे एक गला कटा हुआ था, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन हुआ क्या, उसने जिस आदमी ने उसके साथ ऐसा किया, उसको मारा, उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट कर दिया कि इसने मुझे मारा है। मतलब इसने ना वर्बली बोला ना रिटन बोला, लेकिन उसने साइन कर दी, तो उसने बता दिया साइन के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी।
क्योंकि इसेंशियल क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का, मौत का कारण बताना और या फिर ट्रांजैक्शन बताना कि उसकी मौत हुई कैसे। अब ये पहला पैरा सुनकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि आते ही हैं, मोस्टली बच्चों के आते ही हैं सवाल। सबसे पहला सवाल तो ये ही कि मतलब मैंने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया था कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बोलता है कि मुझे इसने मारा, तो ये हियर से एविडेंस तो एडमिसिबल होता नहीं कोर्ट में, तो ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हियर से एविडेंस जो है ये एक्सेप्शन है। हियर से एविडेंस डाइंग डिक्लेरेशन का एक्सेप्शन है। डाइंग डिक्लेरेशन में हियर से एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लो एक आदमी मरा, ठीक है, मान लो एक आदमी ए जो है वो मरा। अब वो मरते मरते क्या बोल रहा है वो, कि बी को सी ने मारा है। वो खुद की नहीं बता रहा कैसे मरा, वो बोलता है कि बी को सी ने मारा है। तो क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस आदमी को अपनी मौत की ही वजह बतानी पड़ेगी। उस आदमी को अपनी मौत की ही वजह बतानी पड़ेगी, तो ही वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है। और अपनी मौत की ही वजह बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वो कुछ और बात, जैसे कि वो बोलने लग गया कि मेरी जो जायदाद है वो उसने गलती से हड़प ली थी, ऐसा वैसा, जो उससे मौत से रिलेटेड नहीं हो वो मानी ही नहीं जाएगी। वो जो उसके जो लास्ट वर्ड्स होंगे वो उसकी मौत से रिलेटेड ही होंगे, उसकी मौत हुई कैसे या कुछ ट्रांजैक्शन बता रहा हो वो ही एडमिसिबल होंगे। और वो अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यार मरता मरता झूठ भी तो बोल सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सच ही बोले वो। तो ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में, इंडियन कोर्ट में, इंडियन लॉ में, कि जो आदमी मरता है वो ऊपर वाले जिसने भी उसको बनाया है वो झूठ लेके नहीं जाएगा अपने मुंह में, वो झूठ लेके नहीं जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि मरता हुआ आदमी सच ही बोलता है, इस वजह से माना जाता है कि हाँ वो सच ही बोल रहा हुआ, इसलिए उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा पहला पैरा। अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे पैरे पे। पहला पैरे ने तो बता दिया, मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। कौन से स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे? वो सारे स्टेटमेंट जो कि किसी आदमी के मरने की वजह बताए या फिर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन बताए जिस वजह से उसकी मौत हुई हो, ठीक है। ये वो सारे स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। अब कौन आदमी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है? सेकंड पैरा क्या बताता है कि कौन सा आदमी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है? तो क्या बताता है सेकंड पैरा, कि कोई ऐसा आदमी जो मर चुका हो, या तो जो मर चुका हो या जो मरने वाला हो, मर चुका हो या मरने वाला हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने केस देखा था पकाला नारायण स्वामी वाला, उसमें क्या होता है कि मरने के बाद उसकी स्टेटमेंट उसकी बीवी बताती है कि यार मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला था कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ उससे पैसे लेने के लिए। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी मर चुका है और मरने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो उस डेथ से ही कनेक्टेड है, इसलिए मर चुका है वो आदमी और वो स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। अब मरने वाला है मतलब कैसे? मतलब मैंने आपको पहला ही एग्जांपल दिया था वो वाला, कि कोई आदमी है, मान लो ए, उसके पास कोई आदमी आता है बी, वो मरने वाला होता है और वो किसी का नाम ले लेता है कि मुझे सी ने मारा है, मुझे सी ने मारा है। वो आदमी मरने वाला होता है, वो अब किसी और का नाम ले लेता है कि मुझे सी ने मारा है, मतलब मरने वाला होता है और वो अपनी मौत की वजह बता देता है, तो वो आदमी डाइंग डिक्लेरेशन देगा, वो आदमी की डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पैरा पढ़ के एक आपको सवाल आएगा कि मान लो मरने वाला ही होता है, मरने वाला ही होता है, कुछ आदमी वो कुछ बोल देता है और कुछ बता देता है कि मान लो यही एग्जांपल लेते हैं कि कोई आदमी है ए के पास बी चल के आता है खून से लथपथ और वो सी का नाम ले लेता है कि मुझे सी ने मारा है, ठीक है। और भगवान की दया से बी बच जाता है, मरता नहीं है, बी बच जाता है। कैसे? मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से या भगवान की दया से बच जाता है वो, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? वो भी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग से ही समझ में आ रहा है कि उसका आदमी का मरना ज़रूरी है,
आदमी का मरना ज़रूरी है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। अगर आदमी नहीं मरा, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। अब आपको लगेगा ऐसा थोड़ी यार, फिर तो वो छूट जाए, छूटेगा नहीं, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो रिलेवेंट होगी, उसको किसी और सेक्शन में रिलेवेंट माना जाएगा, लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाए, सेक्शन 32(1) के अंडर वो नहीं आएगी। तो सेक्शन 32(1) से हमको समझ में क्या आता है कि कौन से डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। तो कौन से माने जाएंगे? ऐसे स्टेटमेंट जो कि किसी आदमी के मौत की वजह बताए या फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताए जिससे उस आदमी की मौत हुई है, वो सारे स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। और किसके डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होंगे कोर्ट में? वो आदमी के, या तो वो जो मर चुका है या फिर मरने वाला हो, उस टाइम पे उसने स्टेटमेंट दिया हो वो वाला, वो डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, 100% आएगा कि यार आप बात कर रहे हो रिकॉर्ड करने की डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? कहाँ होंगे रिकॉर्ड? डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? कहाँ होंगे रिकॉर्ड? तो ऐसा कुछ नहीं दिया है 32(1) में। इसका मतलब क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, इसीलिए उसको हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन दिया गया है। कोई भी आदमी रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब आप किसी से भी बोल दो। अब वो कन्फेशन क्या था? मजिस्ट्रेट के सामने ही एडमिसिबल माना जाएगा, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन किसी के भी सामने दो, डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ये भी नहीं दिया हुआ। मजिस्ट्रेट कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, पुलिस वाला कर सकता है, कोई भी आदमी रिकॉर्ड कर सकता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कहीं पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।